राजकीय कन्या महाविद्यालय सरवाड़, डॉक्टर सतीश कुमार आचार्य, द्वितीय वर्ष भूगोल, प्रथम प्रश्न पत्र मानव भूगोल। आज का अध्ययन बिंदु है मानव भूगोल का उद्देश्य। मानवीय संसार के रूप में इस पृथ्वी का जो संगठित ज्ञान है वह मानव भूगोल कहलाता है। इसका मुख्य उद्देश्य विश्व में जैविक, अजैविक तथ्यों और मानव के वितरण के संबंध में विवरण प्रस्तुत करना है। मानव भूगोल में मनुष्य के स्थानिक वितरण के साथ साथ ही उसकी भौगोलिक, सामाजिक, आर्थिक पृष्ठभूमि में संपूर्ण गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में मनुष्य के अपने वातावरण से संबंधों को महत्वपूर्ण माना गया है। ये दो प्रकार के वातावरण जिनका अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। पहला है द फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक पर्यावरण या भौतिक वातावरण। दूसरा द कल्चरल एनवायरनमेंट यानी सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ यानी फोर्सेस, प्रक्रियाएं यानी प्रोसेस और तथ्यों के प्रभावों और उसमें मानव द्वारा किए गए परिवर्तनों का अध्ययन मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य है। प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियाँ, उसकी प्रक्रियाएं और उसके तथ्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। प्रोफेसर जीन बुरुन्स ने मानव भूगोल का उद्देश्य स्पष्ट करते हुए बताया कि मानव भूगोल का उद्देश्य मानवीय क्रियाकलापों तथा भौतिक भूगोल के दृश्यों के मध्य अंतर संबंधों का अध्ययन है। पृथ्वी पर स्थित धरातलीय विभिन्नताओं को मद्देनजर रखते हुए मानव निवास स्थलों का अध्ययन उनकी क्षेत्रीय स्थिति के माध्यम से आसानी से किया जा सकता है। वर्तमान में जब दूरियां कम हो रही है, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, तब पृथ्वी के भी विशिष्टीकरण पर भी समान रूप से हमें ध्यान देना आवश्यक हो गया है। पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की प्रकृति स्वतंत्र न होकर सुदूरवर्ती स्थानों पर भी प्रभावित और नियंत्रित होती है। विश्व के विभिन्न देशों और उनके मध्य पारस्परिक संबंधों के विश्लेषण द्वारा हम मानव भूगोल का उद्देश्य निर्धारित कर पाते हैं। इस दृष्टि से मानव भूगोल का उद्देश्य संपूर्ण पृथ्वी पर वितरण, स्थानीय विभिन्नताओं और उनके पारस्परिक संबंधों के आधार पर मानव संसार यानी ह्यूमन वर्ल्ड के रूप में प्रस्तुत करना होता है। स्थानों के भौगोलिक महत्व के संबंध में यहाँ पर मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि ज्योग्राफिकल इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेसेस, कोई भी स्थान है, चाहे हम सरवाड़ में केंद्रित हैं तो सरवाड़ के उदाहरण के साथ हम इसे समझ सकते हैं। स्थानों की अन्य स्थानों के संदर्भ में स्थिति, दिशा और दूरी, यानी अजमेर जिला केंद्र से हम कितनी दूर पर हैं, कितनी दूरी पर हैं। इसी तरह से भौगोलिक दृश्य भूमि में हम अरावली से कितनी दूर हैं, नदियों से हम कितनी दूर हैं, समुद्र से कितनी दूर हैं। हमारी दशा और स्थिति इसमें महत्वपूर्ण होती है। दूसरा, स्थान छोटा और बड़ा हो सकता है, परंतु उसमें पैमाना, जिसे हम स्केल कहते हैं, वो महत्वपूर्ण होता है। स्थान की भौतिक संरचना और सांस्कृतिक पहचान दोनों ही होती है। सरवाड़ की अपनी एक भौतिक पहचान है। भूगोल की दृष्टि से देखेंगे हम तो ये बनास नदी के दोआब में ऊपर मैदानी भाग में बसा हुआ है, परंतु सांस्कृतिक पहचान देखेंगे हम तो यहाँ पर जो दरगाह का एक अपने आप में कल्चरल लैंडस्केप है, सांस्कृतिक दृश्य भूमि है, वह अपने इस सरवाड़ की एक पहचान है। स्थानों की विशेषताएं विकसित होती रहती है और समय के साथ वह बदलती रहती है। आज के 500 साल पहले सरवाड़ क्या था, आज के 100 साल पहले सरवाड़ की क्या स्थिति थी और 30 साल पहले भी क्या स्थिति थी और आने वाले 20 साल बाद सरवाड़ की क्या स्थिति होगी, कितने आवास बढ़ेंगे,
कितनी जनसंख्या बढ़ेगी, कितना रोड नेटवर्क बढ़ेगा, कितने स्कूल कॉलेजेस बढ़ेंगे, कितनी स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेगी, कितना खेती का एरिया बढ़ेगा, कितनी व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेगी, कितने परिवहन के साधन बढ़ेंगे। इन सब संदर्भ में यदि हम देखें तो स्थान अपने आप में महत्वपूर्ण है, यानी वहाँ पर उसकी जो है विशेषताएं वो विकसित होती रहती है और वे बदलती भी रहती हैं। अगला, स्थान के संदर्भ में अंतःक्रिया होती है, इंटर रिलेशंस हैं, इंटरेक्शन भी है एक जगह से दूसरे जगह के बीच में। आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के साथ सरवाड़ का एक अलग महत्व है। यहाँ व्यापारिक मंडी है, सब्जियों का खरीद फरोख्त होती है, यहाँ सामानों की खरीद फरोख्त होती है, यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान गाँवों में जाते हैं, यहाँ से ट्रैक्टर और कृषि मशीनरी गाँवों में जाती है, गाँव से दूध और सब्जियाँ यहाँ आती है। तो ये आपस में अंतःक्रिया होती है। स्थानों का समानता और असमानता प्रदेश के रूप में एक सामान्यीकरण हो जाता है, यानी ये जो मैदानी भाग है, इस मैदानी भाग में जो समानताएं और असमानताएं हैं, इन सबका एक जनरलाइजेशन हो जाता है। यदि हम इसको मैदानी भाग में देखेंगे तो फिर खाली सरवाड़ी नहीं आएगा, विजयनगर से लेकर पूरा बाननवाड़ा, विजयनगर, भीना, सरवाड़, केकड़ी, सावर, आसपास का जो ये पूरा इलाका है, ये संपूर्ण इस मैदानी भाग में आएगा। तो उस समय में हम एक स्थान की विशेषताएं न लेकर पूरे सभी क्षेत्र की विशेषताओं को जनरलाइज करते हैं। तो मानव भूगोल में स्थानों का अध्ययन या भूगोल में भी स्थानों का अध्ययन अपने आप में महत्वपूर्ण है। मानव भूगोल विभिन्न मानव समूह और प्राकृतिक और सांस्कृतिक वातावरण जिसकी हमने चर्चा की, उनके साथ समायोजन और उनका एक क्षेत्रीय संगठन का भी अध्ययन प्रस्तुत करता है। मानव और वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंध यानी पारिस्थितिकी और कार्यात्मक संबंध होते हैं। इन्हीं पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन को प्रोफेसर बैरोज ने ह्यूमन इकोलॉजी, मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित किया है। मानव और वातावरण का विश्लेषण करने के साथ साथ इनके मध्य पाए जाने वाले क्रियाशील संबंधों का प्रादेशिक अध्ययन मानव भूगोल में किया जाता है। यानी जो रीजनल एरिया है, उस रीजनल एरिया में जो एक्टिविटीज़ की जाती है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, हिस्टोरिकल एक्टिविटीज़, इन सब का भी हम अध्ययन इस क्रियाशील क्षेत्र में प्रादेशिक स्तर में करते हैं। मनुष्य चूँकि वातावरण में अपनी केंद्रीय स्थिति रखता है, मनुष्य उस वातावरण को परिभाषित करता है, परिवर्तित करता है, विकसित करता है, और उसके आधार पर ब्लास ने इसे दो प्रकार का वातावरण माना, सक्रिय और निष्क्रिय। वह पृथ्वी तल पर प्राकृतिक शक्तियों का सामूहिक योग से निर्मित मृदा का उपयोग करता है, सिंचाई के साधनों का उपयोग करता है, जल विद्युत आदि का उपयोग करता है। इस प्रकार मनुष्य एक महत्वपूर्ण भौगोलिक तथ्य है और इन प्रक्रियाओं के प्रभावों को मनुष्य मौन रहकर कभी भी सहन नहीं करता, वरन वातावरण में वह निरंतर परिवर्तन करता रहता है। इस परिवर्तन के द्वारा ही प्राकृतिक भूदृश्य से सांस्कृतिक भूदृश्य यानी कल्चरल लैंडस्केप यानी सांस्कृतिक भूदृश्य विकसित होते हैं, पैदा होते हैं। अर्थात यदि हम देखेंगे तो सरवाड़ जब गांव रहा होगा, जब यहाँ राजा महाराजाओं का काल रहा होगा, उस राजा महाराजाओं के काल से नदी, नाले, जमीन को हमने परिवर्तित किया। आज भी विभिन्न मशीनरी के माध्यम से, विभिन्न ट्रैक्टरों के माध्यम से, जेसीबी के माध्यम से मनुष्य ने अपने इस क्षेत्र में कृषि भूमि का विस्तार किया है। वहाँ पर सिंचाई के साधन बढ़ाए हैं, तालाब बनाए हैं, नहरें बनाई हैं, कुएं खोदे हैं, ट्यूबवेल्स बनाए हैं। तो मनुष्य मौन रहकर काम नहीं करता है, मनुष्य की एक्टिविटीज़, उस मानव की सभी क्रियाएं उस वातावरण में हम सबको दिखाई देती है और यही एक सांस्कृतिक भूदृश्य विकसित होता है। मनुष्य के इस प्रकृति में उद्भव, विकास और संपूर्ण क्रियाकलापों का एक निश्चय समय सारणी के अनुसार होता है। इस समय सारणी के अध्ययन को मानव भूगोल के अध्ययन का कालिक पक्ष, टेम्पोरल, जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूँ, टाइम पीरियड्स, समय के साथ साथ कैसे अंतराल में कोई चीज़ बदलती हुई आगे के क्रम में बढ़ती जाती है। छोटा गांव का टापरा, 5 घरों की बस्ती, 50 घरों की बस्ती बनती है, गांव बनता है, गांव से कस्बा बनता है, कस्बे से शहर बनता है, शहर से मेट्रोपॉलिटन बड़े महानगर बनते हैं। ठीक अजमेर महानगर का भी विकास इसी क्रम में हुआ होगा। दैट इज कॉल्ड टेम्पोरल चेंजेस,
सामयिक परिवर्तन, कालिक परिवर्तन। यह कृषि भूमि पर भी है, आर्थिक भूमि पर भी है, सांस्कृतिक भूमि पर भी है, और इन सबको हम यदि ऐतिहासिक पक्षों के साथ जोड़ेंगे तो यह हिस्टोरिकल इवेंट बन जाती है। तो भूगोल महत्वपूर्ण है, फिर आर्थिक पक्ष महत्वपूर्ण है, फिर ऐतिहासिक पक्ष महत्वपूर्ण है, और फिर उसके बाद राजनीतिक और अन्य पक्ष आते हैं। इसी क्रम में कालिक जो अनुक्रमण है, इसको हम टेम्पोरल सक्सेशन कहते हैं। मानव भूगोल इन तथ्यों के विकास का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन प्रस्तुत करता है। मानव भूगोल में स्थानिक वितरण, स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन को भी एक महत्वपूर्ण तथ्य या महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। स्थानिक वितरण के 3 पक्ष होते हैं। किसी भी वितरण को यदि हमें देखना है, डिस्ट्रीब्यूशन को हमें देखना है, तो कैसे होगा? घनत्व, पहला डेंसिटी, दूसरा डिस्पर्शन, उसका फैलाव कितना, और तीसरा प्रतिरूप। जैसे जनसंख्या एक बिंदु है तो जनसंख्या का घनत्व कितना है? थार के मरुस्थल में कम होगा, मैदानी भाग में अधिक होगा, पहाड़ों पे कम होगा, तो घनत्व। फिर वितरण, डिस्पर्शन, वितरण कहाँ? यानी सरवाड़ के केंद्रीय भाग में जनसंख्या अधिक होगी या सरवाड़ के बाहरी भाग में जनसंख्या अधिक होगी? तो राजस्थान में जयपुर महानगर के मध्य में जनसंख्या का केंद्रण अधिक होगा या बाहर गांव के क्षेत्र में? तो इस तरह से डिस्पर्शन। और प्रतिरूप, पैटर्न, कुछ डिजाइन्स बन जाती है। पैटर्न का मतलब हम जब अपना कपड़ा पसंद करते हैं तो उसमें पैटर्न देखते हैं, क्या पैटर्न है, कोई डिजाइन। तो शहर यदि बस रहा है, गांव यदि बस रहा है, तो पैटर्न। अभी सरवाड़ का एक पैटर्न देख सकते हैं हम, पुलिया के बाहर से लेकर महाविद्यालय तक एक लंबी सड़क जो निकली है, केंकड़ी को जोड़ती है। तो पैटर्न क्या विकसित हुआ? लीनियर पैटर्न, लाइनिंग पैटर्न। इस सड़क के दोनों तरफ छोटे बड़े सारे व्यावसायिक केंद्र संचालित है। ठेले वाले भी, रेहड़ी वाले भी, पटरी वाले भी, गारमेंट्स वाले भी, मिठाई वाले भी, फल फ्रूट वाले भी, ट्रैक्टर ट्रॉली वाले भी, पूरी की पूरी व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र आज की तारीख में चमन चौराहा और बस स्टैंड हो गया है। तो ये एक पैटर्न डेवलप हुआ। इस तरह के पैटर्न आदिवासियों में दिखाई देते हैं, इस तरह के पैटर्न खेतों में दिखाई देते हैं। जैसे पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ जमीन नहीं है, तो वहाँ सीढ़ीदार खेत होंगे, एक पैटर्न है सीढ़ीदार खेतों का। हमारे यहाँ पर खेत लंबे चौड़े होंगे। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर आदिवासी इलाके में जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ खेत छोटे होंगे और ट्रैक्टरों का उपयोग नहीं। वहाँ हल बैल से ही मनुष्य अपनी आजीविका की खेती कर पाएगा। ट्रैक्टर बहुत कम वहाँ उपयोग है। ट्रैक्टर का उपयोग है तो खनन क्षेत्र में, यानी वहाँ पहाड़ी क्षेत्र में जहाँ पत्थर निकलता है। तो ठीक इसी तरीके से पैटर्न, डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, इसके आधार पर, यानी घनत्व, वितरण और प्रतिरूप, इसके आधार पर हम स्थानिक वितरण देखते हैं। इस तरीके से स्पष्ट है कि मानव भूगोल पृथ्वी तल पर मानव समूह का द्वारा प्राकृतिक वातावरण के उपयोग, परिवर्तन और समायोजन का अध्ययन प्रस्तुत करता है। यहाँ पर मानव के द्वारा किए गए सभी कार्य, यानी मानव निर्मित सांस्कृतिक तथ्य, उसमें खेती आ गया, पशुचारण आ गया, मत्स्य आ गया, खनन आ गया, परिवहन आ गया, आखेट आ गया, वन की क्रियाएं हो गई, विनिर्माण उद्योग आ गया, परिवहन आ गया, व्यापार और सामाजिक संगठन आ गए, सांस्कृतिक संगठन आ गए, धर्म, भाषा और संस्कृति आ गई। इन सब के साथ मानव निवास आ गए, नगरीय बस्तियां, ग्रामीण बस्तियां, जनसंख्या की सघनता, सामाजिक संगठन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के आधार पर हम उस क्षेत्र में किए जाने वाले पारिस्थितिक समायोजन को भी मापते हैं। इस प्रकार मानव भूगोल का जो उद्देश्य है, मानव के दोनों प्रकार के भूदृश्य, यानी फिजिकल एनवायरनमेंट, भौतिक वातावरण, जिसमें मिट्टी, हवा, जल, वायु, ये सब चीजें आ जाती है, प्राकृतिक वातावरण की शक्तियां और मानव द्वारा तैयार किए गए निर्मित भूदृश्य, जितने भी सांस्कृतिक भूदृश्य हैं, कल्चरल एस्पेक्ट हैं, सारी की सारी गतिविधियां हैं, उन सब का अध्ययन इसमें समायोजित किया जाता है। इस प्रकार मानव भूगोल मनुष्य के कल्याण के लिए, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए अपना स्वयं का अध्ययन विश्लेषण प्रस्तुत करते हुए भौतिक वातावरणों के समायोजन का अध्ययन है। आज इतना ही, धन्यवाद।